स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। इसके पहले के लेक्चर में हमने क्वांटम नंबर के बारे में स्टडी किया था। हमने 4 क्वांटम नंबर स्टडी किए थे: प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, एंड नाउ इन दिस लेक्चर वी हैव टू स्टडी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ द शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ठीक है, तो हमें शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में स्टडी करना है। आपको पता होगा कि जो हमने 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर स्टडी किए थे उसमें हमने देखा था कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n है, दैट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रॉन टू विच इट रिप्रेजेंट्स द शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग। वो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल से बिलोंग करता है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें वहाँ पे मिलती है। ठीक है, और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द सब शेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग। और अज़ीमुथल क्वांटम नंबर हमें इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है इसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। एंड थर्ड इज़ अ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्बिटल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग। मतलब इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है इसकी इन्फॉर्मेशन हमें कौन देता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट है उसकी एग्जैक्ट स्पिन क्या है, वो क्लॉकवाइज में रोटेट होता है या फिर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होता है। मतलब उसकी स्पिन जो है वो अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हम इसके बाद अब क्या स्टडी करेंगे, शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में स्टडी करेंगे। मतलब जो ऑर्बिटल्स होते हैं शेल के अंदर उसका शेप कैसे होता है वो हमें स्टडी करना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन The probability of finding an electron at a given point in an atom is proportional to the square of wave function psi square। इसके पहले भी हमने ये पॉइंट देखा था। आपको पता होगा कि जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की, ठीक है, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल होती है इज़ प्रोपोर्शनल टू साई स्क्वेयर। वो साई स्क्वेयर से क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। मतलब साई स्क्वेयर आपको पता है वेव फंक्शन, तो साई स्क्वेयर अगर बढ़ा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन भी उस ऑर्बिटल में आपको ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, मतलब एटम के अंदर एक गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन कितने परसेंट में मिल रहा है, कितने अमाउंट में मिल रहा है, अमाउंट नहीं बोलने में मतलब कितना उसका नंबर कितना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेव फंक्शन के ऊपर। वो भी वेव फंक्शन के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, साई स्क्वायर की वैल्यू अगर बढ़ गई तो उस एटम के अंदर एक गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस हमें ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू मैक्स बॉर्न साई स्क्वायर एट अ पॉइंट इन एन एटम इज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। और मैक्स बॉर्न जो साइंटिस्ट है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो साई स्क्वायर होता है, मतलब वेव फंक्शन जो होता है एट अ पॉइंट इन एटम के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो साई स्क्वायर है वो क्या है, इज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मैक्स बॉर्न जो है उस मैक्स बॉर्न के अकॉर्डिंग क्या है कि साई स्क्वायर एट अ पॉइंट इन एन एटम इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। मतलब साई स्क्वायर जो है इट्स अ साई स्क्वायर एट अ पॉइंट इन एन एटम इज़ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट दैट पॉइंट। मतलब हमें इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिलेगी उस पॉइंट पे किसकी मदद से, साई स्क्वायर से। मतलब साई स्क्वायर जो है वो हमें उस एटम के अंदर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करके देगा। मतलब एग्जैक्टली हमारे उस पॉइंट पे कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखो, मतलब इनडायरेक्टली हमें इलेक्ट्रॉन अगर मिलने हैं वो कहाँ पे मिलेंगे, ऑर्बिटल के अंदर। बट ऑर्बिटल में मतलब एटम के अंदर मिलेंगे। तो एटम के अंदर एग्जैक्टली वो कौन से पॉइंट पर रहेंगे वो किसे पता चलेगा, साई स्क्वायर से। एंड व्हाट इज साई स्क्वायर, इट्स अ वेव फंक्शन, जो हमने ऑलरेडी इसके पहले जो लेक्चर्स हुए उसमें मैंने पढ़ाया था। तो आप एक बार पुराने अगर वीडियो देख ले तो आपको वो डाउट्स क्लियर हो जाएगा। देखो नेक्स्ट पॉइंट, द फिगर 4.78 जो आपको दिया हुआ है नीचे। ठीक है, कौन सी फिगर है, आपको दिया है फिगर 4.4 ये जो दिया है आपको फिगर 4.7, दैट इज़ द शेप्स ऑफ 1s एंड 2s ऑर्बिट। आपकी बुक में है, बुक थोड़ा रेफर कर लेना। ठीक है, 1s और 2s ऑर्बिट का हमें शेप दिया है जो हमें फिगर 4.7 ए में दिया है। तो ये जो फिगर है
4.7a वो क्या शो करती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डायग्राम ऑफ 1s एंड 2s ऑटोमिक ऑर्बिटल। ऑब्वियसली जो s ऑर्बिटल है वो तो स्पेरिकल शेप का ही रहेगा, बस ये है कि 1s का साइज़ थोड़ा छोटा रहेगा और 2s का साइज़ उससे थोड़ा सा बड़ा रहेगा। ठीक है, तो ये जो फिगर आपको दी है 4.7 जो नीचे आपके बुक में है, ठीक है, बुक में दिए, और यहाँ पे नीचे के पोर्शन में देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो ये जो फिगर 4.7 है वो क्या शो करती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी डायग्राम ऑफ 1s एंड 2s एटॉमिक ऑर्बिट। मतलब इस पोर्शन में हमें इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की चांसेस है, मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की हमें प्रोबेबिलिटी है, मतलब चांसेस है, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन 1s और 2s ऑर्बिटल में। हमें क्या मिलेगी, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मिलेगी। ओके, मतलब डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें वहाँ पे मिलेगा 1s और 2s ऑर्बिटल में। एंड दिस डायग्राम अपेयर लाइक अ क्लाउड, और ये डायग्राम हमें किसी जैसे क्लाउड के जैसे दिखती है। एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ 2s ऑर्बिटल शोज 1 नोड, और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है 2s ऑर्बिटल का उसमें एक नोड भी होती है विच इज़ अ रीजन विथ नियरली जीरो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। आपको पता होगा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि 2s ऑर्बिटल में एक ऐसा पॉइंट तो है जिसको हम नोड बोलते हैं, या फिर ऐसा रीजन है जिसको हम नोड बोलते हैं। उस रीजन में इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस पूरे ज़ीरो होते हैं, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही नहीं मिलते। मतलब वो एरिया छोड़ के, वो रीजन छोड़ के बाकी सारे रीजन में आपको मतलब बचे हुए रीजन में आपको इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी मिल सकता है। बट 2s ऑर्बिटल में एक ऐसा रीजन है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोबेबिलिटी बोल सकते हैं, या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो जीरो रहेगी। मतलब उस पोर्शन में, उस रीजन में हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा नहीं। उस रीजन को छोड़ के बाकी सारे रीजन में हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा, और जिस रीजन में हमें इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता, मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग डेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ठीक है, एंड डिस्प्ले द चेंजेस ऑफ साइन फॉर इट्स करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन। तो उसकी वजह से हमें उस एरिया में मतलब उस रीजन में जो चेंजेस डिस्प्ले होते हैं करस्पॉन्डिंग, उसके लिए जो साइन मतलब जो वेव फंक्शन का जो साइन होता है वो चेंज होता है। डिस्प्ले द चेंज ऑफ साइन फॉर इट्स करस्पॉन्डिंग वेव, मतलब हमें वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग मिलता है। लेकिन ऐसा रीजन अगर है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की ज़ीरो है, मतलब उस एरिया में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन मिलने के चांस ही नहीं, तो उस केस में वो जो साई स्क्वायर का मतलब वेव फंक्शन का जो साइन है वो चेंज होगा, और वो हमें डिस्प्ले भी होगा। ठीक है, मतलब डिस्प्ले द चेंज ऑफ साइन फॉर इट्स करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन। तो उस एरिया में वेव फंक्शन का जो वैल्यू जो है, मतलब जो साइन है वो हमें दूसरा दिखेगा। ठीक है, मतलब चेंज हो जाएगा। तो ये आपको वहाँ पे दिया, समझ में आया। तो साई स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन कैसा रहेगा। ठीक है, और साई स्क्वायर की हेल्प से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एटम में मिल जाएगा। और हमारे पास दो डायग्राम दिए, डेंसिटी डायग्राम 1s एंड 2s एटॉमिक ऑर्बिटल की, तो दोनों क्लाउड के जैसे दिखती है। उस इलेक्ट्रॉन जो होता है 2s ऑर्बिटल में अगर है, ठीक है, अगर अब ये 1s क्या होता है, 1s 2s क्या है, 1s मतलब हमारा जो फर्स्ट शेल है 1 जो है उस ns में, सॉरी उस 1s में जो 1 है, इट इज़ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज़ दैट इज़ 1s जो है उसमें 1 जो है इट इज़ n, एंड s जो है उसके अंदर का सबशेल है। सॉरी, सो ये जो 1s जो मैंने कहा, तो उसमें जो 1 है दैट इज स्टैंड फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और उस 1 फर्स्ट शेल के अंदर s सब शेल में s ऑर्बिटल है, और वो भी कौन सा ऑर्बिटल है, 1s, क्योंकि फर्स्ट शेल का s ऑर्बिटल है इसलिए उसका स्पेसिफिक नाम क्या दिया है, 1s दिया हुआ है। ओके, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट शेल दैट इज 1s ऑर्बिटल, इसका मतलब ये कहाँ का है, ये फर्स्ट शेल के s सब शेल का s ऑर्बिटल है। ठीक है, ये फर्स्ट शेल के s सब शेल का s ऑर्बिटल है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, और वहाँ और 2s ऑर्बिटल पता है सेकेंड शेल के s सब शेल का s ऑर्बिटल है, जहाँ पे
एक नोड होता है, एक रीजन होता है जहाँ पे जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन रहती है, और उस केस में वेव फंक्शन जो है वो साइन को चेंज डिस्प्ले करता है, मतलब उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, नाउ देखो आपको टेबल दिया हुआ है, आप थोड़ा बुक रेफर करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। तो देखो आपको सबसे फर्स्ट ब्लॉक जो दिया हुआ है, फर्स्ट ब्लॉक में आपको दिया है शेल के एलिमेंट, टेबल नंबर 4.7, थोड़ा साथ में बुक रखो तो बेटर रहेगा। तो के शेल के लिए सॉरी, सो के शेल के लिए एन की वैल्यू 1 है। देन टोटल ऑर्बिटल उसमें कितने रहेंगे उस शेल के अंदर, दैट गिव्स बाय फॉर्मूला एन स्क्वायर। ठीक है, उसमें कितने, सबसे पहला कि फर्स्ट शेल है के शेल, ओके, उसके लिए एन की वैल्यू क्या है 1 है, और उसमें टोटल ऑर्बिटल कितने रहेंगे, दैट गिवन्स बाय एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर मतलब आंसर कितना आता है 1 आता है। ओके, अब मतलब उस शेल के अंदर टोटल ऑर्बिटल कितने रहने चाहिए, 1 ही ऑर्बिटल उस शेल के अंदर, मतलब के शेल में, मतलब फर्स्ट शेल में टोटल ऑर्बिटल कितने होने चाहिए, 1 ऑर्बिटल होने चाहिए। ठीक है, एंड उस शेल के अंदर कितने सबशेल होने चाहिए, 1 ही। अब 1 ये कैसे हमने फाइंड आउट किया कि उसमें 1 ही सबशेल होना चाहिए, क्योंकि जितना नंबर एन का होता है, तो एन का नंबर कितना है, के शेल के लिए 1 है, तो उसके अंदर सबशेल भी कितने रहेंगे, 1 ही सबशेल रहेगा। ठीक है, ऑर्बिटल भी एक है और सबशेल भी एक ही है, तो आपको याद रखना है एन इज इक्वल टू 1 है, तो मतलब के शेल के लिए एन की वैल्यू, के शेल जो है उस के शेल के लिए एन इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसके अंदर टोटल ऑर्बिटल जो होता है वो एन स्क्वायर के अकॉर्डिंग निकालते तो वो भी 1 आता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1, तो उस एन शेल के अंदर टोटल ऑर्बिटल जो है 1 रहेगा और सबशेल भी 1 ही रहेगा। अब ये सबशेल 1 कैसे निकाला हमने, कि जो शेल का नंबर रहेगा उतने ही उसमें सबशेल रहेंगे, जैसे एन इज इक्वल टू 1 है मतलब उसमें एक ही सबशेल है। ठीक है, और एक सबशेल के लिए हमें एजिमुथल काउंटेड नंबर की वैल्यू दी है एल इज इक्वल टू 0, मतलब अगर एज सब एक शेल है मतलब कौन सा सबशेल, एक सबशेल है मतलब कौन सा सबशेल रहेगा, एल इज इक्वल टू 0, क्योंकि स्टार्टिंग की वैल्यू तो हमें एल इज इक्वल टू सबसे, क्योंकि जो एल की वैल्यू वो 0 से लेकर स्टार्ट होती है n-1 तक, आपको पता होगा। इसका मतलब पहली वैल्यू एल की 0 है, और एल की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, एस सबशेल के लिए होती है। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया आपको, एल इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द सबशेल, अब उस सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे, तो हमारे पास हमें कौन सी चीज़ें पता चल गई, शेल पता चल गया कि शेल है, मतलब उसको हम फर्स्ट शेल बोलते हैं, उसके लिए एन की वैल्यू 1 होती है, उसके अकॉर्डिंग उसमें टोटल ऑर्बिटल 1 रहेंगे, उसमें सबशेल टोटल सबशेल 1 रहेगा। ठीक है, जिसके लिए एल की वैल्यू 0 रहेगी उस सबशेल के लिए, और उस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, उस ऑर्बिटल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, दैट गिव्स बाय फार्मूला 12+1। तो यहाँ पे एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू 0 है, तो हमने 0 पुटअप कर दिया तो हमें 1 मिला, मतलब उसमें उस एस सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे, 1 रहेंगे, जो हमने फाइंड आउट किया था नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबशेल, जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी फाइंड आउट किया है। तो हमें इस फार्मूला से भी मिलता है टोटल ऑर्बिटल इन शेल, ये शेल के ऑर्बिटल्स हैं, टोटल ऑर्बिटल शेल में कितने रहेंगे, जो हमारा जो डायग्राम है ऑर्बिटल्स, मतलब जो सेंटर में न्यूक्लियस उसके और उसके सराउंडिंग में हम सब शेल्स ड्रॉ करते हैं, तो टोटल शेल में ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे वो गिवन बाय फार्मूला एन स्क्वायर, और उसके अंदर जो सबशेल है उस सबशेल में कितने कितने टोटल ऑर्बिटल्स रहेंगे, दैट गिवन बाय फार्मूला 12+1। तो उस एस सबशेल में 1 जो है वो ऑर्बिटल रहेंगे, एंड और अगर हम सबकी सम करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, अब वहाँ पे एक ही शेल है, उसके अंदर एक ही सबशेल है, एक ही ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल में एक ऑर्बिटल है। ठीक है, और उस और एक ही ऑर्बिटल आप सम भी करेंगे सभी सबशेल को मिला के, तो उसका तो सम तो 1 ही आने वाला है, मतलब सबका आंसर 1 है। अब थोड़ा क्लैरिटी आपको कम मिलेगा, हम सेकेंड शेल को देखेंगे तब। सेकेंड शेल जो है, उस सेकेंड शेल को, जो सेकेंड शेल है उसको हम एल से रिप्रेजेंट करते, और इस एल के लिए एन की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, एल मतलब आपकी सेकेंड शेल है एल शेल, उस एल शेल के लिए एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, और इस शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल, टोटल ऑर्बिटल ना,
हर एक सब शेल में अलग अलग ऑर्बिटल्स रहेंगे, सबको मिला के हम टोटल निकालेंगे तो पूरे शेल की मिल जाएगी। तो पूरे शेल में कितने ऑर्बिटल्स है वो निकालना, हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, n² है। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या आएगा 2², एंड 2² मतलब आंसर कितना आएगा 4। इसका मतलब है कि टोटल ऑर्बिटल कितने रहेंगे पूरे कंप्लीट शेल में, जो सर्कल में जो शेल होता है उस शेल में टोटल ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे 4 ऑर्बिटल्स रहेंगे। अब सबशेल कितने रहेंगे उस शेल के अंदर वो निकालना है। तो जितना नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का होता है, जितनी n की वैल्यू होती है उतने ही जितनी n की वैल्यू होती है उतने ही उसमें सबशेल होते हैं। तो इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का जो वैल्यू है वो 2 है, n की वैल्यू 2 है, मतलब सबशेल भी कितने रहेंगे वहाँ पे, उसमें सबशेल भी कितने रहेंगे 2 ही रहेंगे। सबशेल कितने रहेंगे 2 सबशेल रहेंगे। अब 2 सबशेल है मतलब 2 सबशेल की 2 अलग अलग वैल्यू रहेगी। तो स्टार्टिंग 0 से होती है और n-1 तक ख़त्म होती है। अब यहाँ पे 2 ही सबशेल, 2 सबशेल की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, एक सबशेल की l = 0 रहेगी और दूसरे सबशेल की l = 1 रहेगी। तो ऐसी उसकी 2 वैल्यूज़ रहेगी। ठीक है, अब आपको पता है कि अब इस 2 सबशेल है तो एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल और दूसरे सबशेल में कितने ऑर्बिटल, मतलब इस सबशेल में कितने रहेंगे और इस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे वो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इस सबशेल में कितने और इस सबशेल में कितने, तो हम फर्स्ट इसके लिए फाइंड आउट करेंगे कि l = 0 सबशेल के कितने ऑर्बिटल्स हैं, इस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स और इस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है 2l+1। अब मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख रही हूँ, आपको कैलकुलेशन की बुक में दिया हुआ है। l की वैल्यू यहाँ पे 0 पुटअप कर दो, जो आपकी बुक में दिया रेफर करो, साथ में 2 × 0 + 1 = हमें आंसर कितना मिलता है, इसमें 1 मिलता है। और इस केस में कितना मिलता है, अगर l = 1 पुटअप किया तो 2 × 1 मतलब 2 एंड +1 मतलब 2 हो जाएगा, सॉरी 2 × 1 मतलब 2 एंड +1। आप कैलकुलेट करो, आपकी बुक में दिया हुआ है, तो इसका आंसर आता है 3। ठीक है, तो हमें नंबर ऑफ शेल्स सबशेल कितने मिल रहे, सॉरी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने मिल रहे। सबशेल के अंदर 2 सबशेल है, 2 सबशेल में से एक सबशेल में एक ऑर्बिटल रहेगा और दूसरे सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स रहेंगे। और टोटल अगर हम करते हैं कि टोटल ऑर्बिटल कितने, इस सबशेल का 1 प्लस इस सबशेल का 3, तो 1 + 3 इसको मिला के टोटल ऑर्बिटल्स कितने रहेंगे 4 ऑर्बिटल्स रहेंगे। तो एक सबशेल का मतलब l = 0 सबशेल, l = 0 जो वैल्यू है उस सबशेल में एक ऑर्बिटल है और l = 1 के लिए 3 सबशेल है। तो 1 + 3 अगर हम ऐड करते हैं ऑर्बिटल को, तो इस सबशेल का 1 इस सबशेल का 3, ठीक है, मतलब इस सबशेल का 1 और इस सबशेल का 3 मिला के टोटल कितने ऑर्बिटल्स से 4 ऑर्बिटल्स, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया। यहाँ पे देखो ये 4 ये 4 और ये 4 सेम है, मतलब पूरे शेल में कितने ऑर्बिटल्स है 4, तो हमारा कैलकुलेशन टैली हो गया। ठीक है, तो n = 2 मतलब l शेल है तो n उसके लिए n की वैल्यू 2 होती है। फिर n² के फॉर्मूले से हमने टोटल ऑर्बिटल निकाले 4, जो हम बाद में टैली भी कर सकते हैं कैसे। ठीक है, अब टोटल जो ऑर्बिटल है शेल के अंदर वो 4 है। ठीक है, फिर हम सबशेल के बारे में देखेंगे कि सबशेल की जो वैल्यू होती है वो n की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है। n की जितनी वैल्यू रहेगी उतने सबशेल रहेंगे। तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, मतलब सबशेल कितने रहेंगे 2 सबशेल। अब 2 सबशेल है मतलब 2 सबशेल के लिए l की अलग अलग वैल्यू, l क्या एजिमुथल क्वांटम नंबर है। ठीक है, क्योंकि एजिमुथल क्वांटम नंबर ही सबशेल के बारे में इन्फॉर्मेशन देता है और n किसके बारे में देता है इन्फॉर्मेशन, n इट्स अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द शेल, एंड एजिमुथल क्वांटम नंबर l इट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द सबशेल। तो हमारे पास 2 सबशेल हमने निकाला है, क्योंकि जितनी n की वैल्यू होती है उतने सबशेल होते हैं। n की वैल्यू 2 है मतलब सबशेल भी कितने रहेंगे 2 रहेंगे। तो 2 सबशेल के लिए अलग अलग वैल्यू होती है l की, तो l = 0 फॉर फर्स्ट सबशेल एंड l = 1 फॉर सेकंड सबशेल। अब l = 0 सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला 2l+1। तो यहाँ पे हम l की वैल्यू पुटअप करेंगे 0, और l = 0 पुटअप किया तो हमें आंसर मिलता है 1। और अगर हमने सेकंड सबशेल लिया जिसके लिए l की वैल्यू 1 है, तो वो अगर हमने फार्मूले में पुटअप किया 2 × 1 + 1 मतलब हमें आंसर मिलता है 3। मतलब l = 0 इस सबशेल में 1 है, l = 1 इस सबशेल में 3 है, और 1 + 3 अगर हम करते तो टोटल ऑर्बिटल कितने हो जाते हैं 4, और वो पूरे ऑर्बिटल दोनों सबशेल को मिला के, और ये दोनों सबशेल कहाँ पे शेल के अंदर है, मतलब टोटल शेल के ऑर्बिटल कितने होंगे 4, जो हमने ऑलरेडी फाइंड आउट किया। तो इस तरीके से हम सारी इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी।
ओके नाउ देखो आपको नेक्स्ट टेबल दिया है, टेबल नंबर 4.8। तो टेबल नंबर 4.8 शोज द ऑर्बिटल इन द फर्स्ट फोर शेल विद 3 काउंटर नंबर फॉर ईच ऑर्बिटल। तो ये जो टेबल 4.8 जो है वो ऑर्बिटल के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देता है इन फर्स्ट फोर शेल में, मतलब पहले 4 शेल में ऑर्बिटल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। तो अगेन वहाँ पे आपको टेबल दिया, तो देखो पहले शेल में देखो के दिया है, तो पहले शेल का सिंबल के है, उसकी एन की वैल्यू 1 है जो हमें पता ही है। अब एन की वैल्यू 1 है तो मतलब सब शेल भी 1 ही रहेगा। तो और अगर एन सब शेल 1 है तो एल की एक ही वैल्यू मिलेगी, एल इज इक्वल टू 0। और 1 है, अब एक सब शेल है मतलब कौन सा सब शेल रहेगा, एस सब शेल रहेगा, क्योंकि पहला सब शेल तो एस ही है। और एक ही सब शेल है मतलब हमारे पास 4 सब शेल होते हैं, एस पी डी एफ, तो वो डिपेंड करता है एल की वैल्यू के ऊपर। पर यहाँ पे एल की एक ही वैल्यू है, वो भी एल इज इक्वल टू 0 है, तो इसमें एक ही सब शेल रहेगा, वो भी एस सब शेल रहेगा। लेकिन वो कौन से इसमें है, सॉरी वो कौन से शेल का है, वो एन इज इक्वल टू 1 शेल का है, तो इसलिए इसके सामने क्या लगा है, 1 लगाया है, और एस सब शेल का सिंबल मतलब 1 एस सब शेल है। अब उस 1 एस सब शेल में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने रहेंगे, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब शेल, तो हम किससे निकालते हैं, 2l+1 से। तो एल की वैल्यू पुटअप करो 0, 2 इंटू 0+1, ये हमने अभी देखा है, 2 इंटू 0+1 इज इक्वल टू 1। मतलब हमारे उस 1 एस सब शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है, और एक ऑर्बिटल है मतलब उसका ओरिएंटेशन भी एक ही रहेगा। तो ओरिएंटेशन के लिए हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मतलब उसमें ऑर्बिटल कितने रहेंगे, मतलब ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसे रहेगा वो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से निकालते हैं। तो उसके लिए एम की वैल्यू एक ही मिलेगी जो कितनी है, 0 है। ठीक है, देन उसके बाद देखो सेकेंड शेल। अब सेकेंड शेल में थोड़ा और क्लैरिटी आएगी आपको। सेकेंड शेल जो है वो एल इज इक्वल टू, सॉरी, जो सेकेंड शेल है वो कौन सी है, सेकेंड शेल एल है। एल शेल के लिए एन इज इक्वल टू 2, एन की वैल्यू 2 है। ठीक है, और एन की वैल्यू 2 है मतलब सब शेल भी कितने रहेंगे, 2 रहेंगे। अब सब शेल 2 है मतलब 2 एल की वैल्यू रहेगी, एक एल की वैल्यू 0 है, दूसरी एल की वैल्यू 1 है। अब एल इज इक्वल टू 0 है, तो एल इज इक्वल टू 0 किसके लिए होता है, एस के लिए होता है। एल इज इक्वल टू 1 किसके लिए होता है, आपको मैंने बताया था, एल इज इक्वल टू 0 एस के लिए, एल इज इक्वल टू 1 पी के लिए, एल इज इक्वल टू 2 डी के लिए, एल इज इक्वल टू 3 एफ के लिए लाइकवाइज। तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो एल इज इक्वल टू 0 है तो एस आया, एल इज इक्वल टू 1 है तो पी आया, बट ये दोनों कहाँ पे है, सेकेंड शेल में है। ठीक है, एल शेल में है, कहाँ पे है वो, सेकेंड शेल में है। ठीक है, इस सेकेंड शेल में है इसलिए हमने इसके सामने 2 लगाया, मतलब सेकेंड में है इसलिए 2s सब शेल और 2p सब शेल। अब इस 2s सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स रहेंगे, तो वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फार्मूला 12+1। तो यहाँ पे एल की वैल्यू पुटअप कर दी तो हमें 1 मिला, मतलब 2s सब शेल में एक ही ऑर्बिटल रहेगा, एंड 2p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स रहेंगे बाय यूजिंग दिस फार्मूला। क्योंकि इसके लिए एल की वैल्यू 1 है, वो 1 पुटअप किया तो हमें आंसर मिलता है 3। ठीक है, तो इस मतलब 2s के अंदर एक ऑर्बिटल, एंड 2s इस सब शेल के अंदर एक ऑर्बिटल, एंड 2p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल। ठीक है, और टोटल मिला के कितने होंगे, 4 ऑर्बिटल्स। तो इस n इज इक्वल टू 0 मतलब एल शेल में 4 ऑर्बिटल्स होते, 2s सब शेल में 1 एंड 2p सब शेल में 3। अब उसकी वैल्यू ऑर्बिटल कितने रहेंगे, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन कैसे रहेगा। ठीक है, तो इसमें 1 ऑर्बिटल है तो एक ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन एम इज इक्वल टू 0 वैल्यू शो करेगा, और 3 ऑर्बिटल से तो आपको पता है नंबर लाइन हम यूज़ करते हैं, सेंटर में 0, इधर के +1 +2, इधर -1 -2 लाइकवाइज। तो यहाँ पे देखो 3 ऑर्बिटल्स है तो 3 ही वैल्यू मिलेगी। अब 3 वैल्यू कौन सी, ये 3, क्योंकि मिडल का 0 लेते हैं, बाजू का +1 और इधर साइड का -1। तो एक एम की वैल्यू -1, फिर दूसरे एम की वैल्यू 0 और तीसरे एम की वैल्यू -1/2, इस तरीके से हम लेते हैं। तो इस तरीके से हम बाकी के वैल्यूज़ कैलकुलेट कर सकते हो। आपको टेबल तो दिया हुआ है तो आप उससे अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो आप आगे इस फॉर्मूले को, सभी जो फॉर्मूलेज है वो स्टेप वाइज जाओगे तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। तो 3s, उसके बाद जो आपकी नेक्स्ट शेल है आपकी एम शेल, उसके लिए 3 सब शेल रहेंगे। 3 सब शेल के लिए 3 अलग अलग वैल्यूज़ है, एल इज इक्वल टू 0, एल इज इक्वल टू 1, एल इज इक्वल टू 2। उसके लिए फिर एस के लिए एल इज इक्वल टू 0 तो 3s, एल इज इक्वल टू 1 है तो 3p, एल इज इक्वल टू 2 तो 3d। उसके अकॉर्डिंग फिर हमने ऑर्बिटल्स निकाले, तो 3s में 1,
3p में 3 एंड 3d में 5 ऑर्बिटल। तो इसके लिए m की वैल्यू निकालिए। अगर 1 है तो m इज इक्वल टू 0, लेकिन 3 है तो इसमें ऑड ही नंबर मिलेंगे। अगर 3 है तो 0 आएगा, -1 आएगा, +1 आएगा, ठीक है। और 5 वैल्यू है तो फिर 0 आएगा, -1 -2 +1 +2। इस तरीके से उसकी वैल्यूज़ आपको मिलेगी। वैसे आपको इसके लिए भी दिया है तो उसमें 4s तक आता है, 4s 4p 4d एंड 4f, ऐसे 5 सबशेल्स होते हैं और 5 सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स अलग अलग होते हैं। 4s सबशेल में 1 ऑर्बिटल, 4p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स, 4d सबशेल में 5 ऑर्बिटल एंड 4f सबशेल में 7 ऑर्बिटल, जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो 4p में 1, सॉरी 4s में 1, 4p में 3, देन उसके बाद 4d में 5 ऑर्बिटल्स एंड 4f में 7 ऑर्बिटल। इस तरीके से उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, ओके। देन इसके बाद आपको नेक्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है, प्रॉब्लम तो हम बाद में देखेंगे। उसमें आपको दिया है कि शेप के बारे में, एस ऑर्बिटल के बारे में दिया हुआ है, बट हम एस ऑर्बिटल के बारे में इसके बाद के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो एग्जैक्टली ऑर्बिटल का शेप कैसे है तो हम इसके बाद के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ऑर्बिटल की शेप के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू।